गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सारथी अकादमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम गवाए। हम सीधे टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं, बाकी बातें हम बाद में करते रहेंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक छोटा सा टॉपिक है, भारत के भूगोल से रिलेट करता है, इंडियन ज्योग्राफी से वो टॉपिक आता है। और उस टॉपिक में एक क्वेश्चन सीधा सा जो आपसे बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो आपके 2 नंबर पक्के कराता है, वो है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। ये एक छोटा सा टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का है, लेकिन इस टॉपिक के माध्यम से मैं कुछ मैसेज आपको देना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, तो वो चीज़ भी आपकी समझ आ जाएगी और उसके साथ साथ हंसते खेलते एक टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यदि हम इसकी बात करें तो हम सभी को पता है इसका आंसर जो है वो 8 है, मतलब 8 राज्यों से होकर के जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। ठीक है, तो भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, लगभग भारत के बीचों बीच से, मध्य से, और 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। वे 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला, इस क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ, मतलब इस प्रश्न के संदर्भ में आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है या जो फैक्ट है, वो फैक्चुअल नॉलेज कितना आवश्यक है आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली नॉलेज आपको क्या चाहिए कि कितने राज्यों से गुजरती है? तो सीधी सी बात है, आपको नंबर ऑफ स्टेट पता होना चाहिए कि कितने स्टेट। 8 राज्य, 8 स्टेट्स को जो क्या करती है, पास करती है। ठीक है, इसके बाद उन राज्यों के नाम आपको याद होना आवश्यक है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि 8 में से 3-4 राज्यों के नाम आपको दे दिए जाएंगे और उसमें से एक कोई गलत हो सकता है। तो यदि हम बात करें 8 राज्यों की, तो सबसे पहले हम सभी को पता है कि ये गुजरात में कच्छ के जो रन वाला एरिया है, ठीक है, वहां से ये क्या होती है, एंटर होती है। गुजरात के बाद राजस्थान से होकर भी ये गुजरती है। राजस्थान के बाद यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ये एंटर करती है। मध्य प्रदेश के बाद ये कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में एंटर करती है, और छत्तीसगढ़ के बाद यही कर्क रेखा आपकी कहाँ पहुंच जाती है, झारखंड। झारखंड के बाद यही कर्क रेखा एक और भारतीय राज्य जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, उसमें एंटर करती है। और पश्चिम बंगाल के बाद यही जो रेखा है ये भारतीय राज्य त्रिपुरा में एंटर करती है, और त्रिपुरा के बाद ये मिजोरम में होते हुए पास कर जाती है। कहां पर? म्यांमार में। ठीक है, बीच में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बीच में बांग्लादेश भी आता है, लेकिन उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ज्योग्राफी का या किसी भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली आपके पास क्या एक फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, उसकी मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की, एसएससी का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का कोई वनडे एग्जाम हो, ठीक है, और मतलब एक दिवसीय जिसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें फैक्चुअल नॉलेज, ठीक है, तथ्यात्मक जानकारी आपसे मांगी जाती है, तो यदि उसकी बात करूं तो अगर ऐसा कोई टॉपिक है तो उससे संबंधित कितने फैक्ट आपके पास होने चाहिए? तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास होने चाहिए। पहला कि कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, और दूसरा उन स्टेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। लेकिन यदि इससे एक स्टेप थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, हम लोग थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन गैदर कर लें, तो हम लोग ये एक प्रयास कर सकते हैं कि हम उस वनडे एग्जाम के साथ साथ कुछ एग्जाम्स जिनका नेचर थोड़ा विश्लेषणात्मक होता है, थोड़ा एनालिटिक वे में वो आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं, तो उन एग्जाम को भी अप्रोच कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? तो यहां तक तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्ट्स क्या जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको जानकारी हो गई। इसी टॉपिक पे 2-3 चीजें और है। ये जो डायग्राम टाइप, लाइनिंग टाइप्स आप देख रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा आपको लग रहा होगा कि सर क्या बताने वाले हैं, लेकिन बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले हम, यदि इस लाइन को आप देखोगे, ये जो लाइन है और इस पर एरो बने हुए हैं, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो स्टेट है, जिन स्टेट से होकर के ये हमारी रेखा गुजरती है, ठीक है, तो उनका सीक्वेंस क्या है? उनका सीक्वेंस भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो हम सभी को पता है कि सबसे पहले, ठीक है, वो रेखा कहां से एंटर करती है? गुजरात से। गुजरात के बाद हमने बात की कहां जाएगी जी? राजस्थान। राजस्थान के बाद फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ये फिर कहां जाएगी? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से होती हुई फिर कहां निकलती है? झारखंड। झारखंड के बाद ये आपकी आ जाती है कहां पर? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद ये आती है आपकी कहां? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद फिर हम त्रिपुरा की बात करेंगे, और त्रिपुरा के बाद ये कहां जाती है? मिजोरम। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस में भी आपको याद रखना आवश्यक है। ठीक,
तो दो फैक्ट, मतलब अगर आपको 8 राज्य पता है और 8 राज्यों के नाम पता है तो थोड़ा एक स्टेप आगे जाकर के यदि आप मैप में झांक करके देखेंगे तो आपसे एक क्वेश्चन वहां भी बन जाता है, जिसको हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं। ज्योग्राफी में इसको मैपिंग कहा जाता है कि कोई भी फैक्ट आप पढ़ रहे हो तो उस फैक्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी है मैप में, एटलस में कहां पर है वो भी आपको पता होनी चाहिए। कई बार एटलस से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस में आपसे पूछा जा सकता है, सीक्वेंस में लगाने के लिए कि कर्क रेखा भारतीय, मतलब इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा जो है वो निम्नलिखित राज्यों से होकर के गुजरती है, इन्हें क्रम से लगाइए, ठीक है। तो उल्टे मतलब पूरब से पश्चिम पूछा जा सकता है या पश्चिम से पूरब पूछा जा सकता है, ठीक। तो डायरेक्शन वाइज पूछा जा सकता है, तो पश्चिम से पूरब की दिशा में लगाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है या पूरब से पश्चिम की तरफ भी पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन यहां भी आपका कंप्लीट होता है इसी टॉपिक से। दूसरा, थोड़ा और यदि आप मैप में स्टडी करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग मैपिंग इसीलिए बोलते हैं, ज्योग्राफी में मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो मैपिंग से एक और इंफॉर्मेशन आपको निकल के आएगी जो थोड़ा नेक्स्ट लेवल में आपको लेकर के जाती है, ठीक है। वो नेक्स्ट लेवल क्या हो जाएगा आपका कि वो ये पूछ सकते हैं कि ये जो कर्क रेखा गुजर रही है, ये कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से होकर के गुजर रही है, ठीक है, उन राज्यों में ये किस राज्य के मध्य से गुजर रही है, किस राज्य के उत्तर से गुजर रही है और किस राज्य के दक्षिण से होकर के गुजर रही है, ठीक है। तो उसको याद रखने का तरीका, अब उसके लिए आप बार बार मैप देखते रहना भी आवश्यक है, और यदि आप बार बार मैप नहीं देख पा रहे हैं तो अपने नोट्स में एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं। आप इस तरीके का चार्ट बना सकते हैं, डायरेक्शन वाइज इसको ले सकते हैं। ये आपकी उत्तर हो गया मतलब, और ये हो गया आपका दक्षिण। यदि हम इन 9 जो खाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो खाने मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, ये जो 9 बॉक्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक, ये 9 बॉक्स क्या हैं आपके, ये 9 स्टेट हो गए, मतलब 8 स्टेट हो गया और बीच में एक आपका बांग्लादेश हो गया। अब यदि आपने मैप में स्टडी कर लिया है तो आप बता सकते हैं कि यदि हम यहां बात करें किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, गुजरात की, ठीक है। तो गुजरात में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई गुजरात से होकर के जो कर्क रेखा गुजरती है या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, वो गुजरात के मध्य से गुजरता है, गुजरात के उत्तरी भाग से गुजरता है, गुजरात के दक्षिणी भाग से गुजरता है, कहां से गुजरता है। तो आप बता सकते हैं कि यदि आपने इस बॉक्स में कहा तो आप एक डॉटेड लाइन के माध्यम से उसको बता सकते हैं कि भाई गुजरात के उत्तरी भाग से, मतलब ना तो मध्य से गुजर रहा ना दक्षिण से, गुजरात के उत्तरी भाग से जो है वो ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहां से गुजर जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेट कौन सा है हमारा, राजस्थान। यदि हम राजस्थान की बात करें तो हम सभी को पता है मैप में जब हम देखते हैं तो राजस्थान को बिल्कुल टच करती हुई बिल्कुल नीचे से दक्षिणी भाग से जाती है। तो दूसरा जो खाना है, ये बॉक्स किसका है आपका, ये राजस्थान का है। तो राजस्थान के बिल्कुल कहां से गुजर रही है, दक्षिण से गुजर रही है। लेकिन वहीं जब हम बात करें किसकी, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, अर्थात आप इसको दोनों तरफ से डॉटेड कर सकते हो कि मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य भाग से, मतलब मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांट देती है कर्क रेखा। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, छत्तीसगढ़ की। तो यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी ये रेखा कहां से गुजरती है आपकी, छत्तीसगढ़ के एकदम उत्तरी भाग से गुजरती है। यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो एकदम उत्तरी भाग से होती हुई जाती है। फिर हम बात करें किसकी, झारखंड की। तो झारखंड की जब हम बात करते हैं तो झारखंड को बिल्कुल लगभग 2 भागों में, मतलब हम कह सकते हैं कि इसके भी लगभग मध्य दक्षिण मध्य से ये होती हुई गुजरती है। फिर आता है आपका क्या, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल से जो रेखा है ये पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग से होती हुई जाती है, ठीक है, बिल्कुल उत्तरी नहीं लेकिन हाँ उत्तरी, मध्य उत्तरी भाग से होते हुए गुजर जाती है। फिर आता है आपका बांग्लादेश। यदि हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में ये लगभग दक्षिणी भाग से होती हुई जाती है। और यदि हम बात करते हैं किसकी, आपके अगला कौन सा स्टेट है, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बिल्कुल दक्षिणी भाग से होती हुई जा रही है, ठीक है। और इसी प्रकार यदि हम बात करें किसकी, मिजोरम की, तो मिजोरम को भी ये लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल मध्य भाग से होती हुई जाती है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि जो कर्क रेखा, ये बेसिकली कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप किसी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप गुजरात से हैं तो गुजरात स्टेट के संदर्भ में एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। यदि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान के जितने भी एग्जाम है उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है। पूछ सकता है कि राजस्थान के किस भाग से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो इस तरीके से आप उसको याद रखेंगे। यदि मध्य प्रदेश के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो ऐसे ही इन स्टेट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एक और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा उसी के बेसिस पे मुझे ये आइडिया आया कि ये मैपिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। वो एग्जाम बहुत निचले स्तर का, मतलब किसी क्लास 3 या क्लास 4 लेवल की पोस्ट के लिए वो एग्जाम था, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रांची मतलब रांची जो शहर है कर्क रेखा से लगने वाले शहरों में दक्षिण में स्थित कौन सा शहर है, ठीक है। तो यदि ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजर रही है और एक देश
से, मतलब भारत की बात करें 2 देशों से गुजर ही रही है, लेकिन भारत में 8 राज्यों से गुजर रही है। इसके अलावा बांग्लादेश को भी ये क्रॉस करती है बीच में, तो बांग्लादेश से भी होकर के गुजर रही है। तो इनके जो प्रमुख शहर हैं, अर्थात ये 8 स्टेट हो गए, तो इन 8 स्टेटों के सबसे प्रमुख शहर कौन से हो जाएंगे? इन 8 राज्यों के सबसे प्रमुख शहर क्या होंगे? इन 8 राज्यों की राजधानी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फलाने फलाने राज्य की जो राजधानी है, कैपिटल सिटी है, वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है या दक्षिण में स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है, बनाया जा सकता है किसी भी एग्जामिनर के द्वारा। तो उस संदर्भ में भी इसको देख लेते हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले किसकी? गुजरात की। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? हम सभी को पता है, गांधीनगर। और जब गांधीनगर की बात करें तो ये आपकी कर्क रेखा हो गई। गांधीनगर कर्क रेखा के कहां आता है? दक्षिण में। मैप में आप इसको एक बार देखना जरूर। तो गांधीनगर कर्क रेखा के दक्षिण में आ रहा है, तो हमने उसको नीचे की साइड, दक्षिण की तरफ उसका एरो बना दिया। गांधीनगर के बाद यदि हम बात करें किसकी, आपका दूसरा स्टेट कौन सा आता है? राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और हम सभी को पता है कि राजस्थान की बिल्कुल दक्षिण से गुजर रही है और जयपुर राजस्थान में उत्तर की तरफ आता है। तो हमने उत्तर की तरफ एरो बनाया, जयपुर, मतलब जयपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यदि हम बात करेंगे किसकी? मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है आपकी भोपाल, और भोपाल जो है वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की भी ये कहां से गुजर रही है? उत्तरी भाग से होकर के जा रही है। और रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ के लगभग दक्षिणी भाग में स्थित है, इसलिए रायपुर भी कहां आ जाएगा? कर्क रेखा के दक्षिण में आ जाएगा। रायपुर के बाद झारखंड आ जाएगा, और झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है। रांची भी कहां पर स्थित है? कर्क रेखा के दक्षिण में, बिल्कुल लगता हुआ शहर है। रांची के बाद अगला स्टेट है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है आपकी कोलकाता, और कोलकाता भी कहां पर स्थित है? आपका कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अब पूछ सकता है कि बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वो कहां स्थित है? तो आप मैप में यदि देखेंगे तो ढाका जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसी प्रकार त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला, ये भी कहां पर स्थित है? उत्तर दिशा में, मतलब कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और आपका जो अंतिम जो राज्य है भारत का, मिजोरम की राजधानी आइजोल भी कहां पर स्थित है? आपकी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो यदि आप इस टॉपिक को केवल इतनी बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कंप्लीट ना करते हुए थोड़ा इस तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ अगर प्रिपेयर करते हो, तैयार करते हो, इसके लिए थोड़ी सी आपको मैपिंग की आवश्यकता होगी। मैपिंग का तात्पर्य ये होता है कि जब भी आप किसी टॉपिक, किसी लोकेशन, किसी प्लेस या ज्योग्राफिकल प्लेस के बारे में, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हो, या किसी भी ज्योग्राफी के टॉपिक को पढ़ते हो, तो आप उस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ उस टॉपिक के बारे में एटलस या जो मैप होता है, उस मैप में भी उसको लोकेट करें, उसके आसपास की चीजों को भी आप क्या करें? एक्सप्लोर करें। तो इससे आपका ज्योग्राफिकल नॉलेज जो है वो काफी ज्यादा मजबूत होता है। मानचित्र पर आपकी, मैप पर आपकी कमांड होती है, एटलस पर आपकी कमांड होती है। और कई सारे क्वेश्चंस कई बार जो किताबों में फैक्ट्स नहीं होते, जो एनालिसिस किताबों में नहीं होता, वो एनालिसिस आप कर पाते हो। और आपको आती हुई चीजें भी कई बार क्या होती है? नहीं हो पाती, क्योंकि आप सिर्फ फैक्ट बुक में देख करके चले जाते हो। और यदि आप इस तरीके से ज्योग्राफी की मैपिंग करते हो तो ये किसी वनडे एग्जाम के लिए इंफॉर्मेशन काफी है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है और उन राज्यों के नाम। और अगर वहीं आप एक स्टेप आगे जाते हो तो आप उस किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी के साथ साथ हायर लेवल के जो एग्जाम होते हैं, अर्थात किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो गया या फिर किसी यूपीएससी का एग्जाम हो गया, ठीक है, उनके लिए भी आप क्या कर सकते हो? क्वालिफाई कर सकते हो। तो अप्रोच वाली बात आती है, इसीलिए मैं बार बार अपने लेक्चर्स में, ऑफलाइन क्लासेस में बताता हूं कि अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अप्रोच डेवलप हो गया, जो भी सिलेबस है किसी भी एग्जाम का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपने अप्रोच डेवलप कर लिया कि आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ने का तरीका डेवलप कर लिया, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो यही मैं इस वीडियो में समझाना चाह रहा था। मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल जो है वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।